वेलकम दोस्तों, आज ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की जो शुरुआत करते हैं वो केमिस्ट्री, वो आपको पढ़ाया था 1 से 4 तक केमिस्ट्री में। तो पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उनके बारे में आपको यहाँ ऑब्जेक्ट टाइप जो प्रश्न आते हैं पेपर में उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो कौन सी परीक्षा में मतलब इम्पोर्टेंट है और कौन से सन में कौन सा आया है इम्पोर्टेंट, तो इनके बारे में आपका आज जानकारी लेंगे। तो ये पहला जो प्रश्न है, जैसे आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्युमिनियम से करते हैं, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस आयरन। तो ये पूछ रहा है कि उपयुक्त किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो समीकरण दे रखा है इसमें ये अभिक्रिया कौन सी है, और इनके नाम दे रखे हैं संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए आपने पहले ही पढ़ा है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो 2 पदार्थ क्रिया करेंगे उसमें एकल उत्पाद बनेगा। अब 2 पदार्थ तो क्रिया कर रहे हैं लेकिन इसमें मतलब 2 से अधिक उत्पाद बनने हैं, 2 या 2 से अधिक बनने, एकल उत्पाद नहीं बनना है, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें अभिकारकों के बीच में आयन इसमें है ही नहीं, इसमें तो आयन है, आयरन को मान लें धनायन, ओ को ऋणायन मान लें, लेकिन एल्युमिनियम को नहीं, तो ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है। तीसरी बात है वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना। तो कोई एक यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाएगा। तो देखिए एक यौगिक, इसमें 2 यौगिक हैं, 2 पदार्थ हैं, एक तो है आयरन ऑक्साइड और एक है एल्युमिनियम। तो ये दोनों आपस में सहयोग करेंगे जब ये बनेगा। तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना, कि एक ही यौगिक टूट करके 2 या बनाए तब वो वियोजन अभिक्रिया होती है। तो ये भी नहीं है। अब बचा ये, तो इसका आंसर हो गया विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हम यहाँ पे कर देंगे विस्थापन अभिक्रिया में कौन सा सही है, दा। तो ये पहले जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो गया विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा, जब पोटेशियम धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो पोटेशियम का क्या होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है कि अप्रभावित रहता है कि जल अपघटन होता है। तो देखिए पोटेशियम धातु यानी के और ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, तो इससे मतलब पोटेशियम का ऑक्सीकरण होगा, उपचयन होगा, यानी उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। उपचयन का मतलब है कि वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं, और वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो अपचयन होता है। तो इसमें हो गया ऑक्सीकरण। तो इसका जो दूसरा नंबर में आ, इसका आंसर हो गया आ। तीसरा प्रश्न है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है। तो ये वियोजन अभिक्रिया में हमने पढ़ा है प्रकाश का वियोजन, वियोजन अभिक्रिया में आपने पढ़ा है प्रकाश का वियोजन। तो उसमें सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड उपयोग, सभी इनमें से कौन सा है जिसका उपयोग किया जाता है। तो हमने देखो AgCl का समीकरण पढ़ा था, तो AgCl का विघटन करेंगे तो Ag अलग हो जाएगी, Cl अलग हो जाएगी, और AgBr का भी करेंगे तो Ag अलग हो जाएगी, Br ब्रोमीन अलग हो जाएगी। तो इसमें लिखा हुआ है AgBr के नीचे ही बुक में कि इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो इसमें आंसर हो गया सही ब। तो तीसरा आंसर हो गया ब। चौथा प्रश्न है वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है, यानी वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत हो जाती है संचरण के कारण होती है। जैसे लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ये भी आपने पढ़ा है, और चांदी पर काले रंग की परत और तांबे पर हरे रंग की परत। तो ये किसके कारण होती है, संचारण के कारण, यानी जंग लगने से। तो इसमें आप समझ गए इसी के अनुसार कि काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है वो संचारण है, तो अपचयन है ही नहीं, संचारण। तो ये इसमें संचारण, और तो इसका उत्तर लिख देंगे हम ब। तो इस तरीक़ा से ये आपको ऐसे मतलब क्वेश्चन आते हैं आवा सादा वाले, तो आपको इनके जो भी ऑप्शन दे रखे होते हैं इनके बारे में भी आपको डिटेल याद होगी, तो आप बिल्कुल ऑप्शन सही लगाएंगे निशान। इसमें ये नहीं है कि आप अंदाजे से लगाएं। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको तैयारी गहनता से मतलब अंदर से अच्छी
होनी चाहिए। तो ये हो गया अगला प्रश्न। इसके बाद में देखिए अगला जो प्रश्न है वो है 5 नंबर, मैग्नीशियम का वायु में जलना। यानी जो मैग्नीशियम है उसको हम वायु में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसे हमने ये पढ़ाया था कि मैग्नीशियम और प्लस वायु यानी ऑक्सीजन इज इक्वल तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ इसको संतुलित करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑक्सीकरण। यानी मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अपचयन है नहीं, बाष्पन क्रिया है नहीं, ऊर्ध्वपातन नहीं है, तो इसमें कौन सा हो गया? ऑक्सीकरण। ये क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये इसमें सी, इसका आंसर हो गया सी। दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है? अब देखिए हम इसकी क्रिया करेंगे AgNO3। तो AgNO3 और इसमें क्या मिलाते हैं? NaCl इज इक्वल टू, तो AgCl ये बनेगा AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो ये प्रश्न है कि AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है? तो इसमें अवक्षेप होता है वो श्वेत, वो सिल्वर क्लोराइड होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है इस अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में, जो वियोजन अभिक्रिया है उसमें भी पढ़ा है हमने। और तो इसमें ये AgCl है वो बनता है, तो इसमें आंसर होगा AgCl। तो इसका ये 6 नंबर का आंसर हो गया बी। अगला है 7 नंबर प्रश्न, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का जल में घुलना, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का CaO प्लस जल H2O इज इक्वल टू, तो इसको हम जल में घोलेंगे Ca, तो यहाँ पे ये जल में घुलेगा तो एक तो बन जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा, कैल्शियम अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन अलग हो गया और ये H2, तो इसमें मतलब जल में ये घुल जाएगा। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया ये नहीं है। तो इसका जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है कि इस चूने पत्थर को जब हम गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो ये उपयुक्त इसका जो आंसर होगा वो सही, वो ये होगा बी नंबर, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देंगे या गर्म करेंगे तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगी। तो ये अगला 8 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, पाठ के शुरू में ही हमने पढ़ा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो ये 2 परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इनके आधार पर हमने इस रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। कोई पदार्थ ठोस है तो वो द्रव में बदल जाता है, और रंग में परिवर्तन होता है, जो नीले रंग का है वो हरे रंग का, या भूरे रंग का है तो वो हरे रंग में काले रंग का हो जाता है। तो ये, और तापमान में भी उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ों का परिवर्तन हो गया, यानी अवस्था में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है और तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था, रंग और तापमान यानी उपयुक्त सभी, ये आंसर हो गया इसका डी। यानी सभी में परिवर्तन होता है कि अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, रंग में भी होता है और तापमान में भी। तो ये आंसर हो गया। तो ये आपके 8 नंबर तक हो गए। अब इसके बाद है 9 नंबर। हाँ तो देखिए अब अगला प्रश्न है 9 नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया समीकरण दे रखा है ZnO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO में ZnO का उपचयन हो रहा है कि C उपचयन हो रहा है कि CO का ऑक्सीकरण हो रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इनमें ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है, यानी इसमें दोनों होते हैं। तो जैसे ये है तो इसका ZnO ते Zn और C का CO। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें से O कम हो गया,
और ZN रह गया तो यहाँ पे तो हो गया अपचयन, यहाँ पे तो क्या हो गया अपचयन। तो ZNO का ZN में क्या हो रहा है अपचयन, और C का CO में हो रहा है उपचयन, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा है। तो अब इसमें ZNO उपचयत, तो यहाँ पे ZNO होनी चाहिए, वो अपचयत होनी चाहिए, तो ये आंसर गलत है। ठीक, अच्छा फिर C का CO में क्या हो रहा है उपचयन, तो ये C उपचयत हो रही, तो इसका आंसर ये निकल आया। और यहाँ CO का ऑक्सीकरण, CO का इसमें ऑक्सीकरण होगा नहीं, तो ये इसलिए आंसर इसका कौन सा सही है कि C उपचयत हो रहा है, तो इसमें आंसर है B, यानी बा, इसका आंसर हो गया सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है। तो अब देखिए हमने ये पढ़ा है प्रकाश अपघटन, वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा है अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, यानी ऊष्मीय तापीय वियोजन, ऊष्मीय तापीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन। तो इसमें जो प्रश्न दिया है वो प्रकाश वियोजन में से दिया है, यहाँ दिया है ना प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश वियोजन, और प्रकाश की उपस्थिति में हमने प्रकाश वियोजन पढ़ा है। तो 2 पदार्थों का वियोजन होता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, यानी AgCl और AgBr। तो देखते हैं हमें इधर इसमें AgCl और AgBr, तो AgCl ये इसमें दे रखा है और AgBr है नहीं, तो इसका आंसर हमें मालूम पड़ गया कि इसका आंसर क्या होगा AgCl। तो यहाँ स, ये 10 नंबर में आंसर हो गया स। 11 नंबर है, आलू की चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक के बैग में किस निष्क्रिय गैस के वातावरण में पैक किया जाता है। यानी चिप्स बनाने वाले ये पाठ के लास्ट में विकृत गंधता, तेल युक्त या बसायत खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसकी गंध भी बदल जाती है, स्वाद भी बदल जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है, इसी को हम कहते हैं विकृत गंधता। तो आलू की जो चिप्स बनाते हैं और छोटे बच्चों के लिए पैकिंग कर देते हैं प्लास्टिक की में थैलियों में, तो वो क्या करते हैं कि उसमें ऑक्सीजन गैस को हटा करके उसमें नाइट्रोजन गैस है वो प्रवाहित कर देते हैं। तो नाइट्रोजन गैस क्यों प्रभावित करते हैं कि जिससे उसका संचार न हो, वो खराब नहीं हो, लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहे, इसलिए उसमें मतलब ऑक्सीजन को हटा करके उसमें कौन सी गैस प्रभावित करती है नाइट्रोजन। तो इसमें आंसर हो गया इसका 11 नंबर का नाइट्रोजन। तो उसे नाइट्रोजन से जो क्या है करते हैं इसकी गैस वातावरण में पैक, तो यहाँ हो गया स। अगला है 12 नंबर प्रश्न, साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना। तो देखिए ये मतलब जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये आपने पढ़ा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ये इसमें प्राकृतिक गैस का दहन, इसके 3 एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा है प्राकृतिक गैस का दहन यानी मेथेन का दहन, नंबर 2 श्वसन, और नंबर 3 साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनाना। तो इनमें से अब हमें मालूम पड़ गया प्रश्न का कि साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, तो ये कौन सी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसमें आंसर हो गया ब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आपके ये हो गया 12 नंबर। अब अगला प्रश्न, अगला है 13 नंबर प्रश्न। तो नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये हमने पढ़ा है कि संचारण के कारण लोहे पर तो कैसे रंग की भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तांबे पर काले रंग की परत चढ़ जाती, हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और चांदी पर काले रंग की। तो इसमें दिया है तांबे पर, तो तांबे पर कैसे रंग की हरे रंग की, तो द, इसका आंसर हो गया द, यानी कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ती है और चांदी पर काले रंग की और लोहे पर भूरे रंग की। तो इसमें पूछा गया है तांबा, तो इसलिए यहाँ हरे रंग की परत। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो ये हमने पढ़ा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र पाठ के शुरू में ही है संयोजन अभिक्रिया में, कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3। तो देखिए CaCO3 इसका जो, तो इसमें CaO बिना वजह चूना होता है, FeSO4 फेरस सल्फेट का सूत्र होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या इसे संगमरमर की भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया स। और C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। तो इसमें पूछा संगमरमर का सूत्र Ca मतलब CO3, तो ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 स। दूसरा अगला है प्रश्न
वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। तो हमने पढ़ा है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक टूट करके सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है और वो ताप के द्वारा या विद्युत के द्वारा या प्रकाश के द्वारा उसका अपघटन होता है। तो देखिए तीनों चीज़ आ गई कि ऊष्मा के द्वारा भी अपघटन हो रहा है, प्रकाश के द्वारा भी होता है और विद्युत के द्वारा भी होता है। तो उपयुक्त सभी, तो वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक क्या है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो गया द। अगला बिना बुझा चूना कहलाता है। देखिए बिना बुझा चूना, एक तो होता है बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना हमने पढ़ा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बिना बुझा चूना, तो बिना बुझा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो बिना बुझा चूना कहलाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें ब, क्यों फेरिक ऑक्साइड नहीं है, फेरस सल्फेट भी नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं है। तो बिना बुझा चूना कहता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो इसका आंसर हो गया ब। अगला 17 नंबर, जल का वैद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो ये भी वियोजन अभिक्रिया में से है कि जल का अपघटन करते हैं तो जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या है, H2O। अब इसका हम करेंगे वियोजन, विद्युत वियोजन, विद्युत ऊर्जा से इसमें प्रभावित करेंगे विद्युत ऊर्जा के द्वारा। तो यहाँ जल के दो परमाणु लेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन H2 बन गया और ऑक्सीजन O2। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें बनती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनमें से जो ऑप्शन देखेंगे, आ में हाइड्रोजन है एक ही है तो ये नहीं है, बा में ऑक्सीजन है ये नहीं है, सा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं। तो इसलिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त हो रही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सा। तो ये आपका नंबर हो गया 17 नंबर। तो ये अगला प्रश्न 18 नंबर। तो अगला प्रश्न है 18 नंबर। तो देखिए ये डायग्राम दे रखा है, चित्र, इसमें के जो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो उसमें ये डायग्राम दे रखा है, एक कांच की नली है, एक कॉर्क लगा हुआ है और इसमें भर दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जस्ता। तो जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जस्ता से कराते हैं, जैसे Zn जिंक धातु है और इसमें क्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4। तो इस शंक्वाकार फ्लास्क है और इस फ्लास्क में हमने जिंक, दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो इसमें मिलाते हैं तो देखो ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट एक तो, और प्लस अब इसमें एक ये गैस निकलेगी हाइड्रोजन H2। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। तो ये पूछ रहा है कि इस नली के माध्यम से जो गैस निकलेगी इसमें से कौन सी गैस निकलेगी। तो उस गैस का नाम पूछ रहा है। तो इस समीकरण के अनुसार गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, H2 यानी स, हाइड्रोजन। तो ये आंसर हो गया इसका स। और ये माध्यमिक परीक्षा में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षा 2022 में ये इसी चित्र के माध्यम से पूछा गया था। तो जो भी चित्र दे रखे हैं उनके डायग्राम बना देते हैं और किसी भी एक चीज़ को हटा करके उसका नाम पूछ लेते हैं कि इस जगह पे क्या आएगा। मान लो इस जगह पे इसको हटा दिया, यहाँ पे लिख दिया मतलब x या y, यहाँ x का नाम लिख दिया और यहाँ पे y। तो x और y का नाम बताइए। तो x का नाम तो हो गया हाइड्रोजन गैस, यहाँ तो कौन सी है हाइड्रोजन गैस, और y का नाम यहाँ पे लिख दिया। तो y का नाम हो गया जस्ता या जिंक। तो इस प्रकार से प्रश्न है। अगला है 19 नंबर, किसी अभिकारक या उत्पाद की जलीय अवस्था को दर्शाने वाला संकेत है। तो ये हमने आपको बताया है कि जो संकेत है वो 4 है कि ठोस अवस्था को तो सॉलिड S से दर्शाते हैं, ठोस को तो किससे दर्शाएंगे, S से, और द्रव को लिक्विड L से, और गैस को G से, और जलीय अवस्था को AQ से। तो इसलिए यहाँ पूछा है जलीय अवस्था को दर्शाने वाले संकेत, तो इसकी होगी AQ स, इसमें हो गया स। अगला है सीमेंट के निर्माण में किस यौगिक का उपयोग होता है। तो ये हमने शुरू में पढ़ा है कि दीवार पर सफेदी करने में भुजे हुए चूने का उपयोग होता है और बिना भुजे चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें जो बिना भुजा चूना होता है उसका एक और उपयोग होता है सीमेंट निर्माण में। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया में लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना भुजा चूना का उपयोग किया जाता है सीमेंट के निर्माण में। सीमेंट बनाने में बिना भुजे चूने का उपयोग होता है। तो इसमें CaO यानी आ, इसमें हो गया सही आ। अगला है 21 नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो ये हमने पहले ही पढ़ा है कि श्वसन एक ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, क्योंकि सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से सहयोग करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये जो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है वो कौन सी है? श्वसन। तो श्वसन एक ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। इसमें हमने पढ़ा है तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा छिपी। तो इसमें तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो 22